Well, hey guys, welcome back my YouTube चैनल लव और रिवेंज नोवेल बुक। यहाँ पे आपको लव और रिवेंज से भरपूर कहानियाँ सुनने को मिलेगी। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को फॉलो करिए ताकि आप कहानियों का लुत्फ़ उठा सके। हमारी आज की स्टोरी है युगांत और रूही, एपिसोड नंबर 21। युगांत, कुछ पता चला? राम, नहीं, अंकल ने वार्निंग दी है, इन्विगेशन नहीं रुक करनी है वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। युगांत, कुछ भी हो जाए लेकिन इन्विगेशन रुकनी नहीं चाहिए राम। और एक बात याद रखना, अगर जरूरत पड़े तो राणा सरकार का नाम यूज कर लेना, लेकिन मुझे माऊ के बारे में सब कुछ जानना है। दूसरी तरफ से राम मैसेज सेंड किया, ओके मैं देखता हूँ। बेंगलोर, राणा पैलेस में इस वक्त राम अपने कमरे में बैठा हुआ था और युगांत की कहे हुए बात को सोच रहा था। सोचते हुए वो बालकनी में चला गया और किसी को फोन करके उससे बात करने लगा। तभी उसकी नज़र नीचे गार्डन में चली गई, जहां पर मीरा गिरजा जी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। जैसे ही राम ने मीरा को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई और वह अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, समझो तुम्हारा काम हो गया युगांत। कहते हुए वह कमरे से बाहर चला गया और गार्डन में आ गया, जहां पर इस वक्त गिरजा जी और मीरा बैठकर बातें कर रही थी। मीरा भले ऊपर ऊपर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह फिर भी उदास थी। उसकी उदासी उसके चेहरे पर से कोई भी जान ले, लेकिन फिर भी वह खुश रहने का दिखावा कर रही थी। राम जाकर उन दोनों के पास बैठ गया और फिर गिरजा जी को देखते हुए बोला, आंटी, ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं, मुझे तो भूल ही गई हैं। गिरजा जी ने उसके बालों को खराब करते हुए कहा, अरे मेरे बेटे, ऐसे कैसे तुम्हें भूल जाऊं? तुम तो काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हो कि अपनी आंटी को ही भूल जाते हो। राम ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा, हाँ, जब तक युगांत रहता है मुझे कहाँ कौन पूछता है, वह भी भाग गया। वैसे सोच रहा हूँ आंटी, क्यों ना कुछ दिनों के लिए उसके पास चला जाऊं। क्या आप चलेंगी मेरे साथ? गिरजा जी ने उसे नम आंखों से देखा और कहा, मुझे भी उससे बहुत याद आती है, लेकिन तुझे पता है ना, अगर मैं वहां पर गई तब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह लड़का 2 मिनट के लिए मेरे पास बैठ बैठ ज्यादा नहीं बैठता। उसका काम ही कितना ज्यादा होता है। राम ने अफसोस जताते हुए कहा, सच कह रहा है आपने। वैसे भी रूही भाभी वहां पर अकेली बोर हो जाती है। पता नहीं ये लड़का उसे टाइम देता है या नहीं। अगर हम चले जाते तो शायद भाभी को भी अच्छा लगता। गिरजा जी ने एक नज़र मीरा को देखा, फिर राम को देखा, जिसे देख राम ने अपनी पलकें झपका दी। उसका इशारा देख गिरजा जी ने बोली, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मीरा को लेकर जाओ, वह भी तो यहाँ अकेले ही है, वहां जाएगी तो रूही बिटिया को भी अच्छा लगेगा। राम एक नज़र ज्योति को देखा और फिर गिरजा जी से बोला, नहीं आंटी, वह कहाँ मेरे साथ जाएगी। उसकी बात सुनकर मीरा फटाक से बोली, अरे मैं कब मना किया, मैं भी चलूंगी आपके साथ, मुझे भी रूही से मिलना है। राम ने अपने होठों पर तिरछी मुस्कान ली और फिर जल्दी से उसे छुपाते हुए बोला, ठीक है, फिर पैकिंग कर लो, हम शाम को निकलेंगे। मीरा ने खुश होकर कहा, क्या सच में? राम ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, क्या भरोसा नहीं मुझ पर? मीरा ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर गिरजा जी को देखते हुए बोली, आंटी, मैं पैकिंग करने के लिए जाती हूँ। गिरजा जी ने हाँ में सर हिला दिया और जिसे देख मीरा भागते हुए वहां से चली गई। उसकी जाते ही राम ने अपने मन में कहा, बस यह बंदी मेरे हाथ लग जाए तो पूरा काम ही बन जाएगा। गिरजा जी ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों इतना मीरा को घूर रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे भाई? गिरजा की बात सुनकर राम ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी, वो इतने दिन से उदास है। उस दिन फोन भी लगाया था लेकिन उसकी बात नहीं हो पाई, फिर वह फोन भी तो यहीं छोड़कर गई है, इसलिए सोचा मेरा काम है, जा रहा हूँ तो उसे भी लेकर चला जाऊं। वैसे भी यहाँ अकेले क्या करेगी? गिरजा जी ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, अपना ख्याल रखना और उसका भी। राम ने हाँ कहा और वह भी थोड़ी देर गिरजा जी से बात करके अपने कमरे में चला गया। यहाँ पृथ्वीराज जी कुछ काम के कारण पैलेस आए थे, तभी उसकी नजर राम पर और मीरा जी पर पड़ गई, गिरजा जी पर पड़ गई। उन्होंने विनय को देखते हुए कहा, इन इस पर ध्यान रखो, यह भी युगांत का दोस्त है, इतनी आसानी से मानेगा नहीं। याद रखना, उसे राज के पास पहुंचने से पहले ही उसके लिए सारी दरवाजे बंद हो जाने चाहिए विनय, वरना तुम समझ जाना तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। विनय ने घबराते हुए कहा, लेकिन मंत्री साहब, आपको तो पता है ना, राणा सरकार की नजरों से किसी राज्य को छुपा पाना आसान नहीं है। उसकी बात सुनकर पृथ्वीराज जी अपनी गरजती हुई आवाज में बोले, याद रखना, मैं ही सरकार हूँ और आज तक
उससे मैंने यह सब कुछ छिपा कर रखा है, आगे भी उसे छिपा कर ही रखना होगा। कोई भी बात, कोई भी राज उसके सामने आना नहीं चाहिए, और ख़ास करके रूही के बारे में क्या अपडेट है, उन दोनों के बीच में वैसा कुछ हुआ है या नहीं? विनय ने अपना सर झुकाते हुए कहा, यहाँ से कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है। पृथ्वीराज जी ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई और कहा, अगर कुछ हो नहीं रहा तो जल्दी जल्द कुछ करो। युगांत को उससे प्यार होना चाहिए, और एक कदर होना चाहिए कि वह उसके लिए पूरी तरीके से पागल हो जाए। विनय ने पृथ्वीराज जी को देखा और अपने मन में बोला, कैसा बाप है, अपने लिए अपने बेटे की बलि चढ़ाने चला है। लेकिन क्या सच में राणा सरकार इतनी आसानी से शांत शांत बैठेंगे? प्रतापगढ़। युगांत की गाड़ियां एक कतार में आगे बढ़ रही थी। लगभग 10-15 गाड़ियां थी। वो रूही आराम से सोई हुई थी। देव ने धीरे से आवाज में युगांत से पूछा, किंग बॉस, क्या अब हम सीधा वहीं जाएंगे या फिर पैलेस चलना है? युगांत ने उसे घूर कर देखा और कहा, जितना कहा जाए उतना करो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। युगांत की बात सुनकर देव एकदम से चुप हो गया और बैठे बैठे अपना काम करने लगा। कुछ देर में गाड़ियां एक सुनसान जगह पर आकर रुक गई, जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ खंडर जमीन थी। वहीं पर 5-6 हेलीकॉप्टर रुके हुए थे। युगांत ने रूही को गोद में लिया और वो उसे हेलीकॉप्टर में बैठ गया। उसके बैठते ही बाकी सब बॉडीगार्ड भी बाकी चौपर में बैठ गए। कुछ ही मिनट में हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगा। उसकी तेज आवाज से रूही ने थोड़ी चुलबुल की, जिसे देख युगांत जल्दी से उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया, जिसे महसूस कर रूही फिर से सो गई। लगभग 2-2.5 घंटे बाद हेलीकॉप्टर एक जंगली इलाके में रुक गया। हेलीकॉप्टर रुकते ही युगांत ने जल्दी से रूही को गोद में लिया और फिर हेलीकॉप्टर से बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो उसकी आंखों एक जगह पर रुक गई, जो अभी हल्की हल्की गुस्से से भर रही थी। सामने नीला समुंदर था और उस समुंदर के सामने एक बड़ा सा शिप था, जो काफी यूनिक डिजाइन का लग रहा था। लेकिन उस शिप के सामने ही बहुत सारे आदमी खड़े थे, जिनके हाथ में बंदूक और अलग अलग हथियार थे। युगांत ने गुस्से से उन सबको देखा और फिर एक नज़र रूही पर डाला, जो आराम से सो रही थी। जिसे देख युगांत ने फिर से रूही को हेलीकॉप्टर में सुला दिया और फिर अपनी गर्दन को बुरी तरीके से मोड़ते हुए उन अपने हाथों को सीवलेस ऊपर चढ़ा दिया, और जो पहले से ही फटी हुई थी। रूही को गोद उठाने के कारण उसे चेंज करने का मौका नहीं मिल रहा था, और वह कोहनी तक फोल्ड किए हुए स्लीव ब्लैक कलर की शर्ट, ऊपर के 2 बटन खुले हुए, कोहनी तक फोल्ड की हुई शर्ट, आगे की बाहें। युगांत इस वक्त बहुत डैशिंग लग रहा था। उसके देखने पर वहां खड़े आदमी एक दूसरे को देखने लगे। वह आदमी देखने में जितना ज्यादा कातिल था, उतनी ही कातिलाना अंदाज था। युगांत ने फिर एक बार अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर मरोड़ दिया और फिर अपनी गर्दन को एक झटका देते हुए अपनी ललकारी हुई आवाज में बोला, तुम लोगों को चैन नहीं है ना? अच्छा खासा प्लान बनाया था मैंने माऊ के साथ एंजॉय करने का, लेकिन तुम बंदरों को चैन कहाँ मिलता है? अब एक एक करके तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि इतना वक्त पास नहीं है मेरे पास। माऊ की आंखें खुलने से पहले तुम्हें भगवान के दर्शन जो कराने हैं। युगांत की बात आवाज सुनकर सब लोग आदमी एक पल के लिए घबरा गए और अपनी घबराहट को छुपाते हुए बोले, तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ, हमें अच्छे से पता है तुम्हारे अंदर कोई मर्दांगनी नहीं है। युगान ने गुस्से से उन्हें देखा और फिर अपनी दबंग आवाज में बोला, मेरी मर्दांगी क्या है तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, वह तो पूरी दुनिया देखेगी, बहुत जल्द देखेगी। बस तुम लोग इस नामर्द की थोड़ी बहुत तो झलक देख लो। युगांत को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे माथे की नसें बाहर आ गई। नफरत इस शब्द से थी, नफरत, बेहद नफरत। लेकिन अभी ये नफरत धीरे धीरे मोहब्बत का रास्ता चुन रही थी, क्योंकि इस नामर्द शब्द को मिटाने के लिए उसकी जिंदगी में बाहर ले आई थी उसकी माँ, जो अभी हमेशा के साथ उसके रहने वाली थी। नामर्द टैग को हटाने वाली थी, बल्कि उसे जीने की वजह देने वाली थी, उसे इश्क करना सिखाने वाली थी। उसका वजूद जो बन गई थी उसकी रानी सरकार। जुगान ने कातिल मुस्कान लिए बहुत डरावने तरीके से उन सबको देखा और फिर अपनी जेब से बंदूक निकालकर बिना वक्त गवाए उन्हें गोलियों से उड़ाने लगा। वह बंदूक कोई मामूली बंदूक नहीं थी, एक छोटी सी राइफल थी, जिसकी गोलियां बहुत ज्यादा खतरनाक थी। सिर्फ एक गोली और इंसान के चौड़े शरीर सोने वाले को गोली को एक ऐसा केमिकल मिलाया हुआ था जो बहुत ही खतरनाक, जैसे गोली इंसान के अंदर जाती कुछ ही पलों में वह केमिकल रिएक्ट हो जाता और वह गोली लगी होगी और बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगी। वहां खड़े सभी 20-30 लोगों ने भी इसी चिथड़े उड़ने लगे। उन सब की हालत, वहां पर खड़े बाकी लोग युगांत को मारने आए, उनकी हालत खराब होने लगी। सब लोग डर के मारे पीछे पीछे सरकने लगे, लेकिन इस वक्त लोग उन आग के सामने खड़े थे जो बुरी तरीके से जल रहा था, और इस अग्नि से उन्हें भगवान भी नहीं बचाने वाला था।
वह लोग वहां से भागने लगे, लेकिन युगान ने अपनी दूसरी राइफल निकालकर उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसके हाथों में छोटी छोटी राइफल थी और सब लोग बुरी तरीके से मार खा रहे थे। वहां पर इतना ज्यादा खून खराबा हो गया था कि किसी की गर्दन उड़ रही थी तो किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की धड़, किसी के गर्दन अलग हो गए, पैर अलग हो गए, सब लोग बुरी तरीके से घायल हुए थे। युगान ने सबको इतनी बेदर्दी और बेरहमी से मारा हुआ था कि वहां खड़े उसके बॉडीगार्ड भी डर के मारे थर थर कांप रहे लगे। उनका यह किंग बहुत जब भी गुस्सा होता है तो अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। एक ऐसा जानवर किसी पर भी रहम नहीं खाता। सच कहती है उसकी माँ, उसका भेड़िया ये भेड़िए से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। वह जब भी झपट्टा मारता है तो चिथड़े उड़ा देता है। यहाँ पर रूही आराम से हेलीकॉप्टर में सोई हुई थी। जब उसी ज्यादा गहरी नींद में सोई हुई थी तब किसी को कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जब उसके कान में जोर जोर से इतनी सारी गोलियों की आवाज पड़ी तो वह हड़बड़ाकर नींद से जाग गई और अपनी अधखुली आंखों से चारों तरफ देखने लगी। उसकी नजरें चारों तरफ घूमी तो उसका सर चकरा गया। उसकी आंखें हैरान और शौक से बड़ी हो गई। उसका बेदर्द भेड़िया, उसके राणा जी, अपने आप हाथों में राइफल लिए सबको बुरी तरीके से उड़ा रहा था। यह नजारा देख रूही के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वह स्टैचू तरह बैठ गई, सामने का नजारा देखने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कोई जान नहीं बच पा रही है। वो बुरी तरीके से कांप रही थी। यहाँ पर युगान ने सबको ढेर कर दिया था और फिर अपने दोनों राइफल को अपने बंदूक की तरफ ले जाकर उस पर फूंक मारकर अपने सी दोनों राइफल को जेब में रखकर अपने गर्दन को मोड़ते हुए पीछे की तरफ घूम गया। वह इतने डरावनी तरीके से पीछे घूमा कि वहां पर खड़े बॉडीगार्ड एकदम से मोड़ पर आ गए, खड़े हो गए। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर सब लोग बुरी तरीके से कांप रहे थे। देव ब्राउन भी अपना थूक निगलते हुए वहां पर खड़े थे। उन दोनों के अंदर ताकत नहीं थी कि वह भी एक वक्त पर 50-60 लोगों को धो देते हैं, लेकिन उनका किंग वो सामने इतनी बे हालत पतली हो जाती है। उसे बेदर्द इंसानियत कहाँ है। वह सिर्फ उस राम बनता है जब अपनी फैमिली के साथ होता है, वरना वह दिखाने के लिए तो असल में रावण था, एक राक्षस, ऐसा बेदर्द बेरहम जो बहुत ही कातिलाना था। युगांत को कातिल अंदाज से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। रूही जो शौक होकर उसे देख रही थी, उसे हेलीकॉप्टर के नजदीक आता देख हड़बड़ा गई और चुपचाप सीट पर लेट गई। जिसे देख युगांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने बालों को घुमाते हुए धीरे से बोला, उफ माऊ, तुम्हारा ये कातिलाना अंदाज, क्या करूं मैं तुम्हारा, तुम इतना क्यूट हो मेरे माऊ का बच्चा, तुम तबाही हो, तुम तबाही। कहते हुए युगांत हेलीकॉप्टर के अंदर आ गया। देव ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन युगांत ने हाथ दिखाकर फिर उंगलियों से इशारा करते हुए पीछे की तरफ होने के लिए कहा, जिसे देख देव चुपचाप पीछे खिसक गया। फिर युगांत ने दरवाजा खोला और अपने नौटंकी करते हुए माऊ को देखने लगा, जो अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए एकदम सिमटी हुई सोई हुई थी। जिसे देख युगांत अंदर जाकर एक नज़र उसे देखा और फिर जहां पर थोड़ी सी जगह थी वहां पर बैठ गया। फिर धीरे से उसके गालों को सहलाते हुए धीरे से अपनी दबंग आवाज में रूही को सुनाई दे उतनी ही तेज आवाज में खतरनाक तरीके से बोला, युगांत, माऊ का बच्चा, रूही बेबी, अगला नंबर तुम्हारा है। मुझे ऐसे बदतमीज लोग और मेरी बात न मानने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। कोई मेरे खिलाफ मुझे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी करता है तो मेरा कलेजा गर्म हो जाता है। फिर वह इंसान मेरे कलेजे की बुरी तरह जल जाता है। यू नो ना, बुरी तरीके से चिथड़े उड़ा जाते हैं। युगांत की ऐसी खतरनाक बातें सुनकर रूही को अभी अभी कांपना बंद कर चुकी थी, वह फिर से कांपने लगी। उसने अपनी आंखें इतनी कसकर बंद कर दी मानो युगांत को वह देखना नहीं चाहती थी। उसने डरते हुए अपने आप से कहा, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, वो मेरे भोले भंडारी कहाँ है, आप दया कीजिए महादेव, हमारी पुकार सुन लीजिए महादेव। वह अपने आप से धीरे धीरे बोल रही थी, तभी उसके कानों में बहुत ही दमदार युगांत की आवाज पड़ी, भोलेनाथ ने तुम्हारी पुकार सुन ली माऊ, चलो अब उठ जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। युगांत की गर्म सांसें जैसे ही रूही के गर्दन और कानों को छुई, रूही के बदन में एक झंझनाहट सी दौड़ गई और उसके होठ हल्के हल्के कांपने लगे। उसके होठों को इस तरह हिलते हुए देख युगांत ने जिसमें रोंगटे खड़े हो गए और उसने अपने सख्त अंगूठे से उसके होठों को धीरे से लाते हुए बोला, माऊ, तुम मुझे उस्का रही हो। युगांत के ऐसे कहने पर सानवी ने धीरे से अपने होठों को अंदर ले लिया और फिर अपनी आंखें खोलते हुए अपना सर नामे हिलाने लगी। जिसे देख युगांत ने उसे आंखों से कुछ इशारा करते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या कह रही हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
युगांत को ऐसे देख रूही ने धीरे से अपने होठों को अलग किया और बोली, मेरी नींद पूरी हो गई और अब मुझे भूख लग रही है। इतना कहकर उसने फिर से अपने होठों को अंदर ले लिया और फिर अपनी मासूमियत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। राणा जी ने उस माऊ के बच्चे की इतनी मासूमियत देख राणा जी झट से पिघल गया और फिर उसके बालों को सही करते हुए बोला, बस कुछ वक्त फिर हम डिनर करेंगे। रूही ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख युगांत उसके दोनों होठों को देखा और फिर अपना अंगूठा करके नीचे होठों को थोड़ा सा नीचे कर रखा और फिर दूसरी उंगली से उसके ऊपर के होठों को दोनों को खींच दिया। रूही जैसे ही होठों को अंदर थे वह बाहर आ गए, जिसे बाहर आते ही युगांत जोर से उससे स्मूच करते किया और फिर रूही को उतने ही नज़दीक अपनी दबंग आवाज़ में बोला, इन पर सिर्फ मेरा हक है रानी सरकार, उसे सजा देने का भी सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। ये होठ वैसे ही रखो जैसे हमें पसंद है। युगांत की गर्म सांसें रूही के होठों को छू रही थी, जिस कारण रूही की सांसें तेज हो गई। जैसे ही युगांत की बात सुनी रूही के पेट में तितलियां उड़ने लगी, उसके पूरे शरीर में गुस्बम आ गए थे। उसने अपना सिर धीरे से हाँ में हिला दिया, जिसे देख युगांत हेलीकॉप्टर से बाहर आ गया। रूही भी चुपचाप उसके पीछे आ गई। मरना थोड़ी था उस सनकी हुए आदमी के पीछे चल लग कर, क्या पता सच में उड़ा दिया तो। फिर दोनों हेलीकॉप्टर से बाहर आ गए। बाहर आकर युगांत ने रूही का हाथ पकड़ रख लिया और फिर शिप की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही रूही ने सामने को शिप को देखा वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई और खुशी से उछलते हुए युगांत ने पूछा, क्या हुआ, हम इसमें जाएंगे, इतनी बड़ी शिप में? युगांत ने उसे खुश होते हुए देखा तो उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई और वह बोला, हाँ हम इसमें जाएंगे। युगांत की बात सुनकर रूही बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने युगांत के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागते हुए आगे बढ़ने लगी। जैसे ही युगांत ने महसूस किया कि रूही ने उसका हाथ छोड़ दिया है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से अपने उस हाथ को देखा जो अभी रूही ने हाथ में था। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियों को बनाया और रूही को देखने लगा। जैसे ही उसमें रूही की खुशी भरे चेहरे को और उसकी बेशकीमती मुस्कान को देखा तो उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया और वह खुश होकर उसे अपनी जुनूनी भरी नज़रों से दीवानगी भरी शिद्दत से देखने लगा। उसे देख युगांत के चेहरे पर बहुत नशा चढ़ गया। रूही खुश होते हुए आगे बढ़ती हुई भाग रही थी। जब वह शिप के थोड़े नज़दीक आई, उसने खुश होकर पीछे मुड़कर युगांत को देखा और अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे जल्दी आने के लिए कहा और फिर देखते हुए आगे बढ़ने लगी, जिस कारण रूही एक झपा के आवाज़ के साथ उस समुद्र में गिर गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी वीडियो गाइज। प्लीज़ गाइज आप कमेंट करके बताइए आपको स्टोरी कैसी लग रही है, क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ? थैंक यू।